This conference will now be recorded. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का 23वां अध्याय आश्चोतन अंजन विधि इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पिछले 2 अध्यायों से ऊर्ध्व चतुर्गत विशेषतः स्थानों के लिए या विकारों के लिए जो चिकित्सा विधि बताई है उनकी चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अलग भाषा में कहे अष्टांग आयुर्वेद की दृष्टि से तो शालाक्य तंत्र अंतर्गत आने वाली ये सब बहुत सारी विधियां हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। इसलिए हम उसकी अभी शुरुआत करेंगे। आश्चोतन या आश्च्योतन यानी चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य जी ने आश्चोतन यानी श च य, ठीक है, श आधा च आधा और य पूर्ण, इस प्रकार से आश्चोतन ऐसे व्याकरण दृष्टया शब्द दिया है। और वाग्भटाचार्य आश्चोतन यानी उसमें श आधा और च पूर्ण ऐसे है। तो व्याकरण दृष्टया इन दोनों का ही अर्थ समान है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो यह विधि विशेषकर आंखों के लिए या नेत्र की चिकित्सा के लिए है। हम आगे बढ़ते हुए पहले टेक्स्ट शेयर करेंगे और उसके बाद कुछ स्लाइड्स या वीडियोस भी आज देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा आश्चोतन क्या है, तो ये आंखों की चिकित्सा पद्धति है। अब इसमें दोनों प्रकार है, तो इसमें ड्रॉप्स डालना भी निहित है और ज्यादा प्रमाण में औषधि द्रव्य उसमें डालना यह भी एक प्रकार है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये नेत्र क्रियाकल्प षटकल्प बताए हैं, उसको नेत्र की षट क्रियाएं भी कहते हैं। क्रिया शब्द यहाँ पे चिकित्सा के लिए है और कल्प शब्द जो है वो प्रकार या वैरायटी विधि इसलिए है। तो स्पेसिफिक लोकल डिसीजेस के लिए और जनरलाइज डिसीज के लिए, सिस्टमिक डिसीज के लिए भी ये उपयुक्त कल्पनाएं या चिकित्सा प्रकार या थेरेपीज हो सकते हैं, ये आप ध्यान में लीजिए। तो उसमें से सेका आश्चोतनम पिंडी बिड़ालम तर्पणम तथा इस प्रकार से षट क्रियाएं बताई है। अब इसमें से विशेषतः आश्चोतन और अंजन ये दो विधि इस अध्याय में फोकस किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा आश्चोतन विधि जो है उसका अर्थ क्या है, तो विशेषतः ये आश्चोतन विधि उपयुक्त है खास करके अक्षि रोग या नेत्र व्याधियों के लिए। अभी हमने उस श्लोक के बारे में जो यहाँ पे इस टेक्स्ट में अभी नहीं है, लेकिन उसका श्लोक में शुरुआत हुई है। आपको मैंने बताया कि आप ग्रंथ लेके बैठिए, तो आपको वर्ड टू वर्ड अगर आप अवलोकन करें मेरे साथ साथ तो ज्यादा समझ में आएगी ये बात। तो सर्वेशाम अक्षिरोगानाम आदानम, ओके, सर्वेशाम अक्षिरोगानाम आदाव आश्चोतनम हितम, और उसके आगे उसके कुछ उपयोग व्याधियों में जो है वो बताए। तो सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है कि नेत्र चिकित्सा के लिए सभी प्रकार के नेत्र विकारों के लिए ये उपयुक्त चिकित्सा विधि है। और इसके प्रयोग से क्या उपयुक्तता है, तो रुक यानी रुजा नेत्र में होने वाली पीड़ा, और वो पीड़ा के विविध स्वरूप दिए हैं। रुक यानी वेदना और तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा या फीलिंग, कंडू यानी खुजली, आगे बताया घर्ष। तो ये घर्ष का अर्थ आप समझ लीजिए, मानो आंखों के भीतर से बालू के कण अगर घुस गए हो तो उस प्रकार का कष्ट या रगड़ काहीतरी घासल्यासारखं वाटतं अंतर्गत, इस प्रकार के संवेदना को घर्ष कहा गया है। आंसुओं का बहना, नेत्रदाह, ठीक है। तो ये सब विधियों के लिए वो ज्यादा उपयुक्त ऐसी ये पद्धति है। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे कि जिनके व्हाइट एरिया जो है, स्क्लेरा जो है, वो भी पूरा लाल हुआ होता है और पित्त प्रकृति का भी यह लक्षण है। तो जैसे कि हमने अभी कहा, इस स्लाइड्स भी बीच बीच में हम देखेंगे
कि आश्चोतन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ड्रग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स इन द आईज, तो वो जो है तो सेक पद्धति से भी होगा, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, न केवल ड्रॉप्स किंतु जो औषधि स्नेह है, औषधि खास करके घृत आंखों के लिए यूज किया जाता है, सिद्ध घृत, तो उसकी इस प्रकार से धारा या सेचन और दूसरे पात्र में उसको इकट्ठा करेंगे, इस प्रकार से भी उसका सेचन या अवसेचन कहेंगे, इसको भी आश्चोतन ही कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि वाग्भटाचार्य जी ने इसको बहुत ही महत्व दिया है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द ऑक्यूलर और आई डिसीजेस। ठीक है, और ये जो है वो 2 अंगुली के ऊपर अंतर से जो ड्रॉप्स डाले जाएंगे उसको आश्चोतन कहेंगे प्रायः, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो ड्रॉप्स डालना, इसको आश्चोतन ये संज्ञा दी है इन सिंपल वर्ड्स कहे तो। और अंजन यानी क्या है, तो जो औषधि द्रव्य है उसके अलग अलग फॉर्म या कल्पनाएं हो सकती है, उसको आईलिड में मार्जिन को लगाना है, तो ये भी एक आश्चोतन का ही चित्र है। आपको समझ में आया किस प्रकार से होता है? अभी पिछले हमने स्लाइड में देखा था, इस स्लाइड में तो ये औषध सिद्ध घृत है, और यह औषध सिद्ध जो है वो आप देखेंगे एक प्रकार से औषधि का रस है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें औषधि युक्त दूध है या प्लेन काऊ घी, सॉरी काऊ मिल्क भी, यानी गाय का दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेड है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी लिक्विड यूज किया गया है। ठीक है, तो रुक तोद कंडू घर्ष एक प्रकार का फ्रिक्शन जिसमें है, अश्रु, दाह और राग यानी रेडनेस ऑफ पर्टिकुलरली आईज इसमें इंडिकेटेड है। अभी आगे जाएंगे, जो ग्रंथ में बताया है तो वो आश्चोतन विधि किस प्रकार से की जाती है, उसका बिल्कुल दोषानुसार जो वर्णन है उसको पहले देखेंगे और फिर आगे जाएंगे प्रोसीजर या थेरेपी की ओर, उसकी विधि की ओर। उष्णम वाथे कफे कोष्णम तत्शीतम रक्तपित्तयोः, यानी वातज नेत्र विकार में, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वातज नेत्र विकार में उष्ण वीर्य या उष्ण स्पर्श युक्त गुनगुना गोद्रव द्रव्य रहेगा। पित्त और रक्त विकारों में पहले कफ में दिया है वो कोष्ण या ल्यूकवार्म रहेगा, और पित्त और रक्त विकारों में शीत वीर्य या शीत स्पर्श वाला रहेगा। ठीक है, आगे बताई है आश्चोतन विधि, विस्तार से बताई है। तो ग्रंथ में उसके बारे में कहा है, निवातस्य वामेन पानीन उन्मील्य लोचनम एटसेट्रा, यानी नेत्र का जो से विकार है या व्याधि है या स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी निवास स्थान पे उस व्यक्ति को लिटाए और चिकित्सक अपने बाएं हाथ से उसकी आंख को खोलकर दाहिने हाथ से, अब उस वक्त के यंत्र बताए हैं, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा कि सीप का उपयोग किया गया है या शंख का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो सीप में रखी हुई औषधि को अथवा पीचू, जैसा यहाँ पे एक जगह पे हमने पीचू का भी यानी डायरेक्टली औषधि में वो डुबो के उस बत्ती को नेत्र को डालना है, और कहाँ पे डालना है वो यहाँ इस श्लोक में, इस चित्र में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो कनिनिका संधि जो है वो कनिनिका संधि पे इसको डालना है। ये नेत्र की कनिनिका संधि है, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज हम कहेंगे, और ये आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज को अपांग कहते हैं, ये मर्म भी है, आपने देखा है। लेकिन जो आश्चोतन की शुरुआत करनी है वो इस कनिनिका संधि से करनी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो नासिका के समीप जो नेत्र संधि है उसको कनिनिका कहा जाता है, उसको 2 अंगुल ऊपर से 10 से 12 बूंदों को डालना है, यानी उसका जो स्वरूप है वो धारा का नहीं होना चाहिए, वो स्वरूप बूंदों का होना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और तदनंतर सॉफ्ट मुलायम और स्वच्छ वस्त्र से उसको साफ करना है। अभी आगे भी बताएं, अगर कफज और वातज विकार है तो गुनगुने जल से यानी ल्यूकवार्म वाटर से वो जो फाहा है यानी वो पिच्चू जो है
जिसको हमने डुबाया है गर्म पानी में, उसको हल्का सा नेत्र को स्वेदन करना है। हालांकि कफ वातज विकारों को करना है ऐसा बताया, इसका मतलब रक्तज और पित्तज व्याधियों के लिए नहीं करना है। तो ये हम इसको अर्थापत्ति भी कह सकते हैं, इस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए। आश्चोतन विधि जो है वो किस अवस्था में नहीं करना है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आफ्टरवर्ड प्रोसीजर यानी पश्चात कर्म जो है, उस पश्चात कर्म को हमने देखा अभी कैसे प्रकार से उसको गुनगुने पानी से उसको थोड़ा सा स्वेदन देना है। और जो निषिद्ध स्थिति है वो देखिए कौन से है, अत्युष्ण तीक्ष्णम इत्यादि, यानी अधिक गर्म अधिक तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित आश्चोतन को आंखों में पीड़ा, लालिमा की उत्पत्ति तथा दृष्टिनाश का कारण भी हो सकता है, इसलिए अत्यंत उष्ण आश्चोतन यूज नहीं करना है। इसका मतलब अति उष्ण और तीक्ष्ण, इसका दो मतलब हो सकते हैं, टू हॉट और वेरी हॉट, एंड बाय पोटेंसी द मेडिसिन इज टू स्ट्रॉन्ग, तो इससे हमें हानि होगी। तो वेदना, लालिमा और इवन दो लॉस ऑफ विजन, दृष्टि भी उस व्यक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रंथ में हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो आगे जो बताया है इसके विपरीत, आप बोलेंगे अति उष्ण तो और तीक्ष्ण ठीक नहीं है, तो अति शीत भी वर्जित है। तो अति शीत के भी साइड इफेक्ट बताए हैं। तो वेरी कोल्ड, वो स्पर्श से भी शीत है, अति शीत है, और स्पर्श से वीर्य से भी अति शीत है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए औषधि। तो उससे क्या होगा, निस्तोद, स्तंभ और वेदना। निस्तोद यानी चुभने जैसी पीड़ा, स्तंभ यानी जो भी वो नेत्र की क्रियाएं हैं, हेल्दी या नॉर्मल क्रियाएं, वो हैम्पर होगी या वो नष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेदना का दो अर्थ ले सकते हैं, डिस्कम्फर्ट एंड पेन। तो चुभन, जकड़न और विविध प्रकार की वेदना, ये उससे होगा। ठीक है, तो आगे पलकों को आपस में सट जाना, यानी वो चिपक भी सकते हैं, अत्यंत कठिनाई से पलकों का खुलना, ये प्रकार के लक्षण जो है वो हो सकते हैं अधिक आश्चोतन करने की वजह से। यानी देखिए, अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण, अति शीत, और तीसरा प्रकार बताया बहु आश्चोतन, यानी ज्यादा अपने औषधि द्रव्य यूज किया, तो ज्यादा प्रमाण में यूज किया और ज्यादा टाइम के लिए यूज किया, जैसे 10 से 12 ड्रॉप्स बताए हैं, और उसके अलावा आपने ज्यादा यूज किए, तो उससे क्या क्या होगा, कषाय वर्तमता यानी रफनेस ऑफ द लिड्स, घर्षण फ्रिक्शन होगा, और आईलिड यानी पलकों को ओपन एंड क्लोज करने के लिए कठिनाई होगी। उसके बाद आगे बताया है कि अति अल्प यानी प्रमाण में भी बहुत यूज किया। पहले तो बताया स्पर्श और वीर्य की दृष्टि से, दूसरा जो बताया वो शीत और उष्ण, दूसरा जो बताया वो प्रमाण में कम ज्यादा, अब बता रहे हैं कम। तो ध्यान में इस प्रकार से हमने रखना है। तो देखिए, बहुत कम मात्रा में अगर किया जाए तो नेत्र विकारों को वो बढ़ाता है, विकार वृद्धि होती है। दूसरा बताया है वहां पे सौरंभ यानी स्वेलिंग या एडिमा होगा यहाँ पे, ठीक है, शोथ उत्पन्न होगा। और बताया है अपरिश्रुतम यानी जो व्याधि है वो कम नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस श्लोक को या विधि को गलती से भी ना करें, इसको हमने जानना है। ठीक है, तो थोड़ा हम प्रयास करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा जोर देने की, तो किस प्रकार से ये उसके बाद जो है आते। तो सबसे पहले जो इसके लाभ बताए हैं श्लोक नंबर 7 में वो हम देखेंगे। गत्वा संधि शिरोघ्राण मुख स्रोतांसी भेषजम, यानी आश्चोतन क्रिया द्वारा नेत्रों में डाला गया औषध द्रव्य नेत्र संधि, सिर, नासिका
तथा मुख संबंधित स्रोतों में पहुंचकर जत्रु के ऊपरी भागों के मल को बाहर की ओर निकाल देता है। यह उसका लाभ है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल, हम ऐसा कह सकते हैं। किस चीज में है वो बेनिफिशियल? तो खास करके वो बेनिफिशियल है नेत्र विकारों में। अब उसके हम कुछ ट्यूब, जो मैं तो खुद नहीं बना सका, लेकिन जो उपलब्ध हुई उसमें से कुछ मैंने आपके लिए उसको चूज किया है, और वो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी देगा इस विधि को। तो हालांकि हमने देखा कि 10 से 12 ही बूंदे यूज करनी है और 2 अंगुली ऊपर से यूज करनी है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ ले। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। इसको जो है हमने वो सबसे पहले आंख का जो है वो स्टराइल जो पीछू रहेगा, तो अंदर से बाहर उसको क्लीन करना है। देखिए, तो वही जो पीछू है वो उसको नहीं वापस दोबारा यूज करना है, उसको जो है वो फोल्ड करके यूज करना है या दूसरे साइड से यूज करना है। ठीक है, तो एक्चुअली इस प्रकार से उसको हम स्वच्छ करेंगे। पहले उसको अभी उस कॉटन को डिस्पोज किया, और दूसरा अलग से पिचू लेके या कॉटन लेके उसको क्लीन किया है। बाहर का जो पोर्शन है उसको ही क्लीन करना है। अपर आईलिड को किया, लोअर आईलिड को अच्छे से किया। ओके, और उसमें जो भी है उसको अच्छे से पहले क्लीन कर लिया। देखिए, उसके ऊपर एक पिच्चू रखा है, तो व्यवहार था वो कैसे किया जाता है। देखिए, अभी एक डॉक्टर साहब जो है उन्होंने ग्लव्स पहने और दूसरे वैसे ही यूज करे, तो ये नहीं होनी चाहिए चीज। दोनों ही जो है स्टराइल प्रिकॉशन लेना चाहिए। इन व्यक्ति ने भी जो कर रहे हैं, शायद वो ट्रेनी डॉक्टर रहेगा, उसका वॉच है या उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होने चाहिए। तो अभी ये जो दूसरी बार उन्होंने किया, वो थोड़ा सा उसमें पानी था, उस पिचू से उसको क्लीन किया। अभी एक्चुअली आंख बंद करके अश्चोतन यूज करना है। अभी ये अश्चोतन प्रोसीजर देखिए, इन्होंने क्या किया, लोअर आईलिड को जो है रिट्रैक्ट किया और ऊपर का जो है, ठीक है, ऊपर को नहीं उन्होंने कुछ भी किया, 2 अंगुल ऊपर से, ओके, एक ही बिंदु उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो 10 से 12 बूंदे यूज करने की आवश्यकता है, लेकिन इस विधि में यहाँ पे उन्होंने आवश्यकता उनको नहीं लगी होगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 बूंदे ही यूज की। ठीक है, आगे जाएंगे हम थोड़ा सा और प्रकार से उसको देखेंगे, और एक है उसको हमने थोड़ा फॉरवर्ड करके देखना है, क्योंकि पहले तो उसमें देखिए, अभी ये जो है विधि, इसको डायरेक्टली हम आश्चोतन नहीं कर सकते, कह सकते, लेकिन एक परिक्षेक विधि है। तो इस परिक्षेक विधि को पहले हम करेंगे। ठीक, एक मिनट, थोड़ा ऐड है, तो इसको पहले बाजू करके, ठीक है। तो नेत्र सेक जो है, तो ये दवाई कैसी बनाई है, इसको एक
क्षीरपाक बनाया है उन्होंने एक्चुअली। क्षीरपाक क्या है, तो इसमें क्षीरपाक यानी क्या होता है, औषधि चूर्ण होता है, गाय का दूध रहता है और फिर पानी उसमें डाला जाता है। 1 कप दूध, 1 कप गाय का दूध, 1 कप गर्म पानी और उसमें औषधि द्रव्य, जो भी आपका फॉर्मूला या रेसिपी आवश्यकता अनुसार रहेगी, उसको मंद अग्नि पे यानी लो फ्लेम पे उसको बॉईल करना है और फिर सिर्फ दूध उड़ जाए यानी 1 कप ही वो शेष रह जाए, इस स्थिति में उसको छानना है अच्छे से और फिर उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्षीरपाक। और इन्होंने उस क्षीरपाक में आगे शहद भी मिलाया है। तो धारा बन सके ऐसे ग्लास में उन्होंने उसको लिया है। ठीक है, अभी कान में द्रव नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको कान को थोड़ा सा ढक लिया है। कनिनिका संधि को डालेंगे वो। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने इसको नेत्र सेक विधि जो है वो की है। ओके, हम अभी जाएंगे हमारा जो ओरिजिनल पार्ट है उसकी तरफ। अभी सेक को भी उन्होंने कनिनिका संधि से ही चालू किया और कनिनिका संधि का साइंटिफिक रीजन वहां से चालू करने का यह है कि वो थोड़ा सा डीप एरिया भी होता है, औषध वहां पे अच्छे से अंदर जाएगा। अगर आप लेटरली या अपांग संधि की ओर डालोगे तो वहां से बाहर जाने इजीली बाहर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन वेस्ट जाएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का कहना है। और मॉडर्न साइंस इंटरप्रिटेशन करता है कि कनिनिका संधि यानी अपने नोज की तरफ जो संधि रहता है, नाक की तरफ जो रहता है आंख का संधि, जिसे कनिनिका कहा जाता है, वहां पे वैस्कुलरिटी ज्यादा है, तो वहां पे मेडिसिन ज्यादा एक्टिव रहेगा क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। इस प्रकार से हमने आश्चोतन विधि को अभी देखा। अभी उसके बाद जो आती है वो है अंजन विधि। तो अंजन क्या है, तो मराठी में हम उसको काजळ कहते हैं। तो काजळ लावणे, this is the one simplest method and almost all of you have experienced it at least at childhood, and girls are maybe experiencing now also. So अंजन विधि ये जो है वो बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका है नेत्र व्याधियों के, नेत्र व्याधियों को और स्वस्थ के लिए भी अंजन विधि बताया है। जैसे हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरा दिनचर्या अध्याय का वर्णन करते वक्त देखा था, सवीर अंजन और रसांजन, इस प्रकार के 2 अंजन वहां पे बताए थे और दिनचर्या अध्याय में भी इसका समावेश किया है। इसका मतलब वो डेली आप कर सकते हो, ऐसी यह विधि है अंजन विधि। तो अंजन के लिए नेत्र शलाका का भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया है। वो ब्लंट रहती है, तो ब्लंट से आईलिड पे इसको अप्लाई करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्टली हाथों से भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अभी जब नेत्र शला का टॉपिक आएगा तो उस वर इसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। ये आजकल उपलब्ध होने वाले विविध आईलाइनर्स हैं, इसी को भी हम एप्लीकेटर या शलाका जैसा कह सकते हैं, आधुनिक शलाका। ठीक है, तो विशेषतः अंजन का उपयोग जो है वो किस स्थिति में किया है, अथ अंजनम शुद्ध तनोह नेत्र मात्राश्रय मले इत्यादि। तो विशेषतः शुद्ध तनो यानी अंजन का जो है प्रयोग वो विशेषतः शुद्ध तनोह यानी जिसकी शुद्धि की गई है, जिसका वमन विरेचन द्वारा शिर प्रदेश को शुद्ध किया गया है, जहाँ पे मल केवल नेत्र में स्थित है और जब उसके परिपक्व होने के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तब ही आपको अंजन का उपयोग करना है।
यानी आम दोष अगर नेत्र में है तो उसका प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि परिपक्व आम के लक्षण क्या है। ठीक है, यानी वो सॉरी परिपक्व लक्षण क्या है, दोष परिपक्व हो गए हैं, आम स्थिति में नहीं है, इसके जो लक्षण है वो क्या है। तो यहाँ पे पक्वलिंग बताए हैं, वो संक्षिप्ततः समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले की अपेक्षा सूजन कम हो जाए, खुजली अधिक है, चिपचिपापन है, घर से यानी फ्रिक्शन, जो वालू की रगड़ाहट महसूस होती है, इस प्रकार की उसमें अनुभव है, अनुभूति है उस रगड़ को, उसको कमी आई है उस रगड़ को। आंखों में लालिमा कम हुई है, आंख के मैल का गाढ़ा होकर निकलना चालू हो गया है। और ये सब जो स्थितियां है, ये स्थितियां हो गई पक्वमल। ठीक है, दोष पक्व हो गए हैं, इसके लिए ये लक्षण बताए हैं। इसके अतिरिक्त पित्त, कफ, रक्त दोष से पीड़ित नेत्रों में भी, नेत्र रोगों में भी या नेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से वात दोष से पीड़ित नेत्रों में अंजन जो है वो ज्यादा प्रशस्त बताया है, जैसे कि इस श्लोक में लास्ट में लिखा है, स्पेशली फॉर वात दोष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के विशेषतः अंजन बताए हैं। लेखनम, रोपणम, दृष्टि प्रसादनम इति त्रिधा अंजनम। तो लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन, देखिए ये जो प्रकार वर्णन किए हैं, ये विशेषतया उसकी क्या एक्शन, कर्म क्या होगा, इस प्रकार से बताएं। जैसे लेखन का स्कैरिफाइंग या स्क्रैपिंग भी कहते हैं, दोषों को वो लेखन करता है। रोपण यानी जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहेगी, और दृष्टि प्रसादन यानी जो आंखों की, नेत्रों की क्षमता बढ़ाएगा, उसकी कैपेसिटी उस इंद्रिय की, चक्षुर इंद्रिय की बढ़ाएगा। आगे जो श्लोक आए हैं वो विशेषतया लेखन द्रव्य अंजन के लिए कौन से, रोपण द्रव्य कौन से और प्रसादन द्रव्य कौन से, उनके बारे में हमें डिटेल दे। तो इस चार्ट में वही प्रयास किया है कि इकट्ठा आप उसको समझ सके। तो सबसे पहले कि कषाय और अम्ल रसात्मक और प्रदूषण यानी सॉल्टी, ये जो कषाय द्रव्य रहेगा, अम्ल द्रव्य रहेगा, और सॉल्टी टेस्ट यानी लवण, लवण उसकी जो वनस्पतियां रहेगी या द्रव्य रहेंगे, उस लेखन कर्म करेंगे। रोपण कौन कौन से है, तो विशेषतः तिक्त यानी बिटर टेस्ट वाले, कड़वे। तो प्रसादन कौन से है, तो जो स्वादु यानी मधुर रस वाले हैं, और शीत वीर्य के द्रव्य है, वो नेत्र प्रसादन करने वाले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बताया है प्रत्यंजन। तो प्रत्यंजन क्या है, तो प्रत्यंजन एक विशेषतः तीक्ष्ण अंजन की उपयुक्त, क्यों तीक्ष्ण अंजन को प्रत्यंजन कहा है, इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो तीक्ष्ण यानी विशेषतः लेखन का प्रयोग करने से संतप्त जो भी उसके साइड इफेक्ट्स या उसके लक्षण दिखेंगे, तो उसको जो एंटीडोट रहेगा, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा प्रत्यंजन, तो इसको हम कहेंगे कि जिसका साइड इफेक्ट आएगा तीक्ष्ण अंजन का, तो उसके लिए जो अंजन दिया जाएगा, जिसे काउंटर कोलेरियम भी लिखा है यहाँ पे, तो वो प्रति अंजन, काउंटर कोलेरियम जो है वो प्रत्यंजन है। ठीक है, तो आगे जाएंगे। जैसा कि हमने प्रस्तावना में थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया, चरक चिकित्सा स्थान 26वें अध्याय में, सुश्रुत उत्तर तंत्र 18वें अध्याय में, और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 32वें अध्याय में भी हमें अंजन, आश्चोतन, इसका मार्गदर्शन मिलता है। आगे तो ये एक सिंपल स्लाइड आपको बता दी कि सुश्रुत संहिता में भी इस प्रकार से उसके डिटेल्स आए हैं, तो अध्ययन करता वहां से भी और ज्यादा अध्ययन कर सकता है। तो अंजन के लिए जैसे थोड़ी देर पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, विविध इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे, तो वो जो है वो किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे, तो इसके लिए ये विविध प्रकार के अंजन हमने देखे। तो ये हो गया अंजन।
अंजन के बाद हमने देखी शलाका। तो इस शलाका की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हस्त भी शलाका जैसा यूज किया जा सकता है। शलाका कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन शास्त्रों में आता है। लंबाई 10 अंगुल, मध्य भाग कुछ मोटाई से युक्त और अगला भाग गोल होना चाहिए, यानी जो प्रिकिंग नहीं होना चाहिए, ब्लंट होना चाहिए। और लेखन अंजन लगाने के लिए तांबा, रोपण के लिए कांतलोह जिसे इस्पात भी हिंदी में कहा जाता है, या अंगुली, और प्रसाद अंजन के लिए सोने या चांदी की शलाका यूज करनी चाहिए। शलाका के अभाव में अंगुली हस्तमेव प्रधान यंत्रम इस सूत्र से आप, हालांकि रोपण अंजन के लिए अंगुली यूज करने के लिए कहा है, लेकिन अगर कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं है सामग्री तो हम आज की जो सामग्रियां है वो भी यूज की जा सकती है। हालांकि इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्य वर्धन के लिए आज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, औषध की दृष्टि से नहीं। ठीक है, तो ये हुआ शलाका का वर्णन। अभी हमने देखा ये एक शलाका है और फिर इसके मेजरमेंट्स भी देखे हमने। ताम्र कहाँ पे लेखन के लिए यूज करनी है, रोपण के लिए हमने हाथ या उंगली यूज करनी है, फिंगर यूज करनी है, और प्रसादन के लिए सुवर्ण या उसको क्या कहा जाता है, रजत यानी चांदी। अभी देखिए इसको यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ एक बुक से पिक्चर लिया गया है। ये इसे ब्लंट होना चाहिए, बीच में का जो भाग है वो थोड़ा सा इसे जाड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, एप्लीकेटर भी कहेंगे इसको हम। तो इस प्रकार से आगे जाएंगे। जैसे अभी देखा हमने अंजन के भेद, वो गुण धर्म की दृष्टि से या वो कर्म क्या करता है उस दृष्टि से देखा। लेकिन अंजन के लिए जो द्रव्य लेंगे, जिसका अंजन करना है, उस औषधि द्रव्य का फॉर्म या स्वरूप कैसा है उस दृष्टि से भी अंजन के 3 प्रकार रहते हैं। पिंडो रस क्रिया चूर्ण त्रिविध ही अंजन कल्पना, इस प्रकार से। तो ये पिंड क्या है, तो पिंड जो है वो पिल यानी गोलाकार रहेगा उसका स्वरूप। रसक्रिया जो है वो जेल या कन्फेक्शन, आगे हम इसके श्लोक देखने वाले हैं, और चूर्ण पाउडर फॉर्म में रहे। देखिए पिंड कहाँ पे यूज करना है, रसक्रिया कहाँ पे यूज करना है, और चूर्ण कहाँ पे यूज करना है, उसके बारे में अभी बता। तो सबसे पहले पिंड कहाँ पे यूज करना है, तो विशेषतः गोली या बत्ती का स्वरूप जो रहेगा उस प्रकार से रहेगा। जैसे आजकल मार्केट में लेप गोली नाम की एक मात्रा या स्वर्ण सूचक मात्रा मिलती है, आपने पेंसिल यूज की होगी स्लेट पे लिखने के लिए, उस आकार करेगा और उसको घिस के फिर उसको यूज किया जाएगा। इस प्रकार से भी हो सकते हैं। रसक्रिया जैसे शहद है या काजल है, वो रसक्रिया जैसा यूज किया जा सकता है। रसक्रिया क्या है, एक प्रकार का वो शहद जैसा गाढ़ा औषधि काढ़ा उबाल उबाल कर, ज्यादा उबाल कर वो शेष उसका राब रह जाए, उस थिक मटेरियल को, वो जो सेमी सॉलिड रहेगा उसको रसक्रिया कहते हैं। और चूर्ण जो है उसका एक सिंपल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है सूरमा या ममीरा भी उसको कहा जाता है, और उसको फिर उपयोग किया जाए। अभी किस स्थिति में वो यूज करना है, पिंड कब, रसक्रिया कब, चूर्ण कब, तो उसको उसके लिए भी शास्त्र में मार्गदर्शन आया है। गुरव मध्य लगव दोषे ताम क्रमेण प्रयोजित, यानी दोष अधिक बढ़ गए हैं तो पिंड अंजन का उपयोग करना चाहिए, मध्यम प्रकार के दोष है तो रसक्रिया का उपयोग करना चाहिए, और बिल्कुल अल्प या लघु दोष है तो चूर्ण रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अंजन विधि है क्या। ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे, ये जो सर्च करते वक्त मुझे कुछ मिला जिससे हमें ये टॉपिक अच्छा समझ में आए, इसको हम वैसे के वैसे उन लोगों के नाम से ही दिखा रहे हैं ताकि किसी को आपत्ति ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको बनाते कैसे हैं वो आप देखिए, तो बहुत ही उसको अचरज महसूस होगा आप। तो वो जो काजल है वो कार्बन नहीं है। ठीक है, तो
ये काजल फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको दिखाया कैसे बना है। तो बादाम जो है वो लिए है, मस्टर्ड ऑयल है और अजवाइन है। इनको एक रुई की बत्ती में थोड़ा सा पीस के, एक रुई के बत्ती में इन सभी घटक द्रव्य जो 3 देखिए रुई के इसमें डाले हैं और उसकी वर्ती बनाई है। ये आप घर में भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और मस्टर्ड ऑयल में उसको डीप किया है और फिर उसको अच्छे से डीप करने के बाद फिर उसको जलाएंगे। देखिए तीनों और ग्लास रखे हुए हैं, कप रखे हैं और उसके ऊपर ये कांसे की थाली जो है उल्टी रखी है, ठीक है। और फिर वो उससे जो कार्बन निकलेगा वो उस थाली पे इकट्ठा होगा। देखिए उस थाली को निकाला है अभी, वो जितना जमे पूरा जल गया है देखिए। और यहाँ पे वो जो पूरा कार्बन है, ये मेडिकेटेड कार्बन कहेंगे हम इसको, मशी, उसको देखिए कितनी अच्छी निकली है, उसको इकट्ठा किया है और फिर उसको, उस मशी को देखिए इकट्ठा करने के बाद उसको भरा। अभी ये पाउडर फॉर्म में हुई, इसको हम चूर्ण कहेंगे। देखिए उसको थोड़ा सा उसमें आप आवश्यकता अनुसार उसमें गाय का घी डालेंगे और उसको बिल्कुल कम मात्रा में डाल के उसको थोड़ा सा पेस्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो इस प्रकार का ये हो गया बिल्कुल नेचुरल और उपयुक्त काजल। देखिए फिर एक बार दिखा रहे हैं, वो उसका फॉर्म चेंज हो गया है, डार्क हुआ है, ज्यादा समय तक वो रह गया है, ठीक है। तो एक वीडियो में बनाने की विधि के दृष्टि से आपको दिखाना चाहता था। आगे जाएंगे, मेरे को वो सूरमा जो चूर्ण विधि है वो भी आपको मेरे को दिखानी है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की विधि है बनाने की, आप इसको भी देख लीजिए। तब तक मैं दूसरा चूर्ण का जो फॉर्म मेरे को दिखाना है आपको वो कॉपी कर, वही स्थिति है। इन्होंने तेल यूज किया है, पहले से रखा है, फिर उसके ऊपर वो थाली रखी और इस मेथड में क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इकट्ठा कर रहे हैं। गाय का घी लिया है उन्होंने और फिर उसको देखिए ये कार्बन है उसको इकट्ठा किया और इसी प्रकार से वो इकट्ठा उसको लेप लगा के फिर उसको इकट्ठा करके फिर इसका कल्चर बनाएंगे। आगे जाएंगे, इसको कैसे लगाना है वो देखना है डायरेक्टली हमें। अप्लाई कैसे करना है वो मुझे खास करके आपको दिखाना है। इसको शलाका भी आप देख सकते हैं, ओके, ब्लंट है। तो ये सुरमा जो है पाउडर है एक्चुअली वो चूर्ण, और वो एप्लीकेटर शलाका से लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने जानना है और अपने शास्त्र को जो है वो आगे बढ़ाना है। तो अंजन का हमने ज्यादा से ज्यादा अंजन शलाका देखी, अंजन के भेद, पिंडो रस क्रिया चूर्ण देखा और मैंने आपको उसी से समझाया। आगे मात्रा की तरफ जाएंगे। मात्रा क्या है, हरेनु मात्रा पिंडस्य, अभी प्रकार कौन सा है उस प्रकार से मात्रा बताई। एक हरेनु, इस पिंड अंजन की मात्रा बताई है। पिंड अंजन यानी पिल फॉर्म में जो रहेगा उस, रसक क्रिया जो है वो वेल मात्रा बताई है।
और चूर्ण जो है वो बताई है 3 rods full, यानी द्वे शलाके तु तीक्ष्णस्य तीस्रतः तीस्रस्त इतरस्य, यानी 3 रॉड्स अन्य प्रकार के बताएंगे। अभी वेल्ल मात्रा क्या है? तो वेल यानी विडंग, तो विडंग जो फल है विडंग का, उसको कृमिघ्न भी है, उसका जो आकार है मरीच हमें पता है उसके जैसा ही ये वेल विडंग रहता है। तो फर्स्ट ईयर में ये विडंग समझ में नहीं आया, इसलिए आपको कंपैरिजन में मरीच या मिरे मराठी में कहते हैं उसको, उस आकार की उतनी मात्रा होनी चाहिए, खास करके रसक क्रिया के लिए। हरेनु मात्रा जो बताई है, तो हरेनु जो है ये बहुत ही बिल्कुल स्वल्प ऐसा उसका प्रमाण रहता है। वाकेरी भाते ऐसा भी कहा जाता है मराठी में उसको, तो उसके बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल काला बारीक मणि होता है, तो उतनी उतनी मात्रा। और पिंड प्रकार का जो है वो हरेनु मात्रा में होना चाहिए 2 हरेनु, ठीक है, 2 हरेनु इतनी मात्रा में वो होना चाहिए। अभी कितने समय उसको रखना है? हाँ, और एक समझ में आया, चूर्ण जो है उसको द्वे शलाके तो तीक्ष्णस्य और 3 शलाका जो है वो इतरस्य ऐसे बताया, यानी पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में जो रहेगा वो 2 रॉड्स यानी 2 शलाका घुमाना है, और अन्य जो हर्ब्स रहेंगे जो माइल्ड है, तीक्ष्ण जो है वो 2 रहेंगे, और जो अन्य यानी माइल्ड फॉर्म के जो है वो 3 रहेंगे। अभी अंजन काल कितना होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन मिलता है निशि स्वप्ने न मध्याह्ने, इस प्रकार से। तो इसका अर्थ ये हुआ निशि स्वप्ने न मध्याह्ने म्लाने न उष्ण गभस्थिति। इसका अर्थ हुआ रात में सोते समय, दोपहर में सूर्य की तेज किरणों से आंखें मलिन हो जाए उस वक्त अंजन का प्रयोग ना करे, ठीक है। तो कब निषिद्ध है वो सबसे पहले बताएं, क्योंकि इस स्थितियों में दोष बढ़े रहते हैं, उत्पीड़ित या पिघले हुए होते हैं, इसलिए उसको उपयोग इन स्थितियों ना करें। इन समयों में अंजन का प्रयोग अगर आप करोगे तो नेत्र रोग बढ़ जाएंगे, या नेत्र रोगों का वह कारण होगा। इसलिए नेत्र रोगों की शांति के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल और आकाश में बिल्कुल बादल ना हो ऐसे ही समय अंजन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक अभी हमने समझ लिया। खास करके रात को नींद लेते वक्त, दोपहर में, और जब आंखें थक गई है ऐसा वक्त जो है उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और कब करना है? तो मॉर्निंग या इवनिंग या व्हेन द स्काई इज वेरी क्लियर, उस समय उसको करना है, ठीक है। अभी देखिए विशेषतः तीक्ष्ण अंजन जो है उसके बारे में हमें एक विशेष सूचना यहाँ पे दी कि स्वप्नेन रात्रि कालस्य सम्यत्वेन च तर्पिता। क्या है वह? यहाँ पे रात्रि में सोने से तथा काल के सोम गुण संपन्न होने से तृप्त हुई अग्नेय गुण प्रधान शीत सात्म्य गुण वाली आंखें तीक्ष्ण अंजन द्वारा विरिक्त होने पर भी फिर पुनः स्थिरता प्राप्त करती है। यानी तीक्ष्ण अंजन है तो उसका उपयोग रात्रि को ही करना है, ऐसा विशेषता है यहाँ पे वर्णन हमें आया है, और उसको मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। आगे तीक्ष्ण अंजन के बारे में बताया है, तीक्ष्ण अंजन जो है वो किस प्रकार से और आगे हमें देखना है। तो उष्ण काल में तीक्ष्णांजन का जो है वो निषेध किया गया है। अति उद्रिक्ते बला से तु कफदोष की अधिक वृद्धि है, लेखनीय नेत्र रोग होने पर भी तीक्ष्णांजन का प्रयोग समशीतोष्ण ऋतु में ही करना चाहिए, उष्ण काल में तीक्ष्णांजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी हमें ये पता है क्या, चक्षुरेंद्रिय जो है वो अग्नेय गुण प्रधान है,
यानी क्या है, चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम, यह हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दिनचर्या अध्याय में भी देखा है। तो विशेषतः अश्मनो जन्म लोहस्य तत्एव च तीक्ष्णता, यानी जिस प्रकार लोह धातु की उत्पत्ति पत्थर से होती है, उस पत्थर से ही लोह की तीक्ष्णता भी आती है। और वह लोह धातु पत्थर को अगर वहां पे उसको प्रयोग करे तो लोह के चोट से पत्थर भी टूट जाता है। वैसे ही नेत्र की उत्पत्ति आदि की भी वैसी ही स्थिति आप जाने। यहाँ पे उपमा दी है या प्रसंग वर्णन किया है। जैसे नेत्र की उत्पत्ति तेजस तत्व से होती है और उसमें तेजोमयता अर्थात तीक्ष्णता होती है, वह भी तेजस तत्व से ही होती है। वह नेत्र का उपघाती यानी विनाश करने वाला तेजस तत्व ही होता है। यानी जिससे उत्पत्ति होती है वही विनाशकारी भी होता है, इसलिए अग्नेय से उसकी रक्षा करनी चाहिए। अभी आगे जाएंगे, तीक्ष्ण अंजन का निषेध कहाँ पे किया गया। अधिक शीतकाल में रात्र के समय तीक्ष्ण अंजन हितकारक नहीं है, क्योंकि शीतकाल में काल प्रभाव से जमे हुए दोष वह अंजन को निकाल नहीं पाते और उसके विपरीत नेत्र में स्तब्धता, खुजली या जड़ता इत्यादि विकार पैदा हो जाते। अभी अंजन किसे नहीं करना है। पर्सन्स अनफिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ अंजन। अंजन अनर्ह, भयभीत, जिसको अभी अभी वमन जिसका किया है, अभी विरेचन जिसका हुआ है, अभी भोजन जिसने किया है, मलमूत्र वेग जिसको आए हैं उस समय, क्रोध की स्थिति में, ज्वर है उसको, शांत यानी सूक्ष्म दर्शन या तेजोमय पदार्थों को देखने के बाद उसको नहीं करना है, या आंखों पे अभिघात हुआ है उस वक्त नहीं करना है, नेत्र रोग, शिरोरोग, शोक स्थिति, अधिक जागरण, सूर्य अगर अभ्राच्छादित है यानी बादल छाए हुए, शिरस्नान किया है, धूमपान या मद्यपान किया है, अजीर्ण है, सूर्य से आंखों को संतप्त कर दिया है या हो गई है, दिन में सोया है, प्यास लगी है, ऐसे समय में बिल्कुल ही अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर विस्तार भय से मैं वह या अभी नहीं बता रहा हूं, अगर कर दिया इस स्थिति में तो उसका फल क्या होगा या उसके विपरीत साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसको आप सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 18 में देख सकते हैं। आगे जाएंगे, अनसूटेबल अंजन यानी निषिद्ध अंजन कौन से है। अति तीक्ष्ण, अत्यंत मृदु, बहुत कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, अत्यंत द्रवयुक्त, बिल्कुल ही गाढ़े, ज्यादा गाढ़े, खुरदरे यानी रफ, अत्यंत शीत, अत्यंत गर्म, इस प्रकार के अंजन योग्य नहीं है। ठीक है, आगे जाएंगे तो किस प्रकार से अंजन जो है वो प्रयोग करना चाहिए। देखिए, तो अंजन लगाने के बाद खास करके पलकों को बिना खोले हुए नेत्र गोलोक को धीरे धीरे भीतर नीचे ऊपर दाहिने बाएं घुमाना है। थोड़ा थोड़ा पलकों को भी कुछ टपटपाता रहे। ठीक है, यानी आईलिड्स जो है वो बंद ही रखनी है और उसको बंद रख के ये अंदर जो है आईबॉल घुमाना है, जैसे यहाँ मैंने अभी बताया। अंजन लगाने के तत्काल बाद सहसा उन्मेष निमेष यानी पलके खोलना और पलकों को गिराना या उसको क्लोज करना, निमेष करना, यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। आंख की पलकों द्वारा अक्षि गोलक को दबाना है अथवा आंख को धोना, यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जैसे अगर आपको इसको ज्यादा और पढ़ना है या उसको डिटेल्स देखने हैं तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में ये बहुत ही डिटेल्स में आए हैं। ठीक है, अभी आगे जाएंगे कि अंजन के बाद नेत्र प्रक्षालन करना है, उसको विधि बताई है। अंजन लगाने के बाद जब औषध का लगाना बंद हो जाए या औषध बाहर जो बहता है वो नेत्रस्राव के साथ, तब रोग दोष ऋतुकाल इसके अनुकूल, यानी शीतकाल है तो कोष्ण जल यूज करोगे आप, और अगर उष्ण काल है तो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, और उसको नेत्रों को धोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये ऋतु अनुसार अवस्था अनुसार रहेगा। उसको जो शोधन विधि, जो नेत्र शोधन विधि बताई है वो देखिए अभी। उसके बाद दाहिने अंगूठा पर कोमल साफ वस्त्र लपेट कर, यानी दाहिना अंगूठ जो थेरेपिस्ट रहेगा या डॉक्टर रहेगा उसने अपने दाहिने अंगूठे पर स्वच्छ वस्त्र लपेटना है और बाएं नेत्र के ऊपर के पलक को पकड़कर उसे साफ कर देना चाहिए। वस्त्र लपेटे हुए फिर बाएं अंगूठे से उसके दाहिने नेत्र के पलकों को स्वच्छ करना है। यानी इससे आपको बिल्कुल ये पता चलेगा ये अपोजिट है। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए ये किस प्रकार से विधि करना चाहिए, उसकी एसओपी यहाँ पे हमें वाग्भटाचार्य जी मार्गदर्शन करते हैं। अभी देखिए, उसको नेत्र को जो है वो रिंस नहीं करना है, यह आगे बताते हैं। तो विशेषतः अंजन का प्रयोग करने के पश्चात उक्त विधि से प्रक्षालन, धोना या शोधन न करने से पलकों के भीतर बचे हुए अंजन से कुपित हुए दोष रोगों को उत्पन्न करते हैं। यानी अंजन के बाद आपको वो आई वॉश जो है वो करना ही है, उसको बिल्कुल। ये पश्चात कर्म हम अंजन विधि का कह सकते हैं। तो गर्म ऋतु है या उष्ण ऋतु है तो शीत जल से, और शीत ऋतु है तो उष्ण जल से उसको धोना ही है। और धोने के लिए उसको बिल्कुल बहुत आई कप से नहीं धोना है या ज्यादा पानी यूज नहीं करना है। तो उसको स्वच्छ वस्त्र से जो है वो उसको प्रक्षालन करना है। ठीक है, इसको हमने जानना चाहिए। आगे जो बताई है, सपोज तीक्ष्णांजन हो गया तो तीक्ष्णांजन अभितप्तेतु चूर्णे प्रत्यंजनम हिमम। तो इस स्थिति में क्या होगा, तीक्ष्णांजन का अगर प्रयोग किया गया है तो खास करके प्रत्यंजन उपयोग करना है, और वह प्रत्यंजन जो रहेगा वो विशेषतया शीत गुणधर्म का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है इसलिए वो आज हमने जल्दी कंप्लीट किया। अगर इसको हम संक्षिप्ततः बताएं आपको किस प्रकार से वाग्भटाचार्य जी ने ये शालाक्य अंतर्गत आने वाली विधियां है उसको विस्तार से हमें बताया। अभी सबसे पहली बात तो आश्चोतन बताया और उसके बाद अंजन बताया। इन दो विधियों को इस अध्याय में फोकस किया है और नेत्र रोगों में विशेषतया उपयुक्त ये विधियां है, इसलिए इसको लोकल थेरेपीज या लोकल ट्रीटमेंट या जैसे मैंने बताया आंखों के लिए उपयुक्त उपकर्म इसको कहा जाएगा। अभी आपके अगर कुछ प्रश्न है तो उनको लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे कल जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है तर्पण और फुटपाथ उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं।